गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं गुलाब सिंह राजपूत और आप सभी देख रहे हैं जैसे 28 सितंबर को हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का पात्र एवं अपात्र का मेरिट लिस्ट निकल चुका है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का अपात्र में नाम आया हुआ है। उसमें बहुत सारे गलती हुआ है, हो सकता है कहीं पे गलती नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार की आवश्यकता है। या कुछ बच्चों का मैं ऐसा देखा हूँ कि उनका नाम पात्र में आ चुका है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का शिकायत सिर्फ कृषक सर्टिफिकेट में दिक्कत जा रहा है। उसमें दिखा रहा है या तो कृषक सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर नहीं है, या फिर उसमें लिखा हुआ है कि इनका कोई भी 2 क्लास, चाहे 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं, ये चारों में से कोई भी 2 बोर्ड है वो ग्रामीण स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का कृषक सर्टिफिकेट में क्वेश्चन मार्क आ गया है या उसमें रिमार्क कर दिया गया है कि आप इसमें फिर से सुधार करिए करके। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो कृषक प्रमाण पत्र होता है उसमें सर्वप्रथम पटवारी का और तहसीलदार का सील और साइन होता है, और उनके द्वारा ये लिखा रहता है कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं में से कोई भी 2 कक्षाएं आप ग्रामीण विद्यालय से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आपका कृषक सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आप पढ़े हुए हैं तो वो आपका मान्य होगा। लेकिन कई बच्चे 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं में भी राइट टिक किए हैं कि हम चारों स्कूल पूरा ग्रामीण विद्यालय से पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका कृषक सर्टिफिकेट इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से रिमार्क कर दिया गया है कि रिजेक्ट कर दिया गया है। तो हमको उस चीज़ में सीरियस ध्यान नहीं देना है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। अगर हमारा नाम मेरिट रैंक में आता है तो अच्छी बात है, या कृषक सर्टिफिकेट हमारा काम आता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कृषक सर्टिफिकेट हमारा काम नहीं आया तो उसमें घबराने टेंशन होने की बात नहीं है, कि हमको ये नहीं सोचना है कि अब हमारा काउंसलिंग में सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, इतना हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें दिक्कत होगा तो सिर्फ कृषक सर्टिफिकेट में ही दिक्कत हो सकता है, और वो अगर हम जमा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, वो कंपलसरी जमा करना जरूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ कि कृषक सर्टिफिकेट का 100% बेनिफिट मिले ऐसा भी नहीं है, बेनिफिट मिलता भी है, बेनिफिट नहीं मिलता है। एक कॉलेज में जो 2 सीट होता है वो कृषक परिवार के बच्चों के लिए होता है। अगर उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उसके लिए घबराने की परेशान होने की बात नहीं है। ये था पात्र वाले बच्चों की बात, कि पात्र वाले बहुत सारे बच्चों का सिर्फ कृषक सर्टिफिकेट में दिक्कत गया हुआ है। यह एक दिक्कत ये गया है कि आप 10वीं 12वीं का अपना रिजल्ट का अपलोड तो किए हैं, लेकिन कैसा अपलोड किए हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींच करके डाल दिए हैं। जबकि फॉर्म भरे थे उस समय साफ साफ लिखा था कि आपको PDF बना करके स्कैन करके आपको अपलोड करना है, लेकिन हम लोग अच्छे से स्कैन करके नहीं अपलोड किए थे, इसलिए हमारे किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप अपने एक बार ID पासवर्ड से फिर लॉगिन करिए और उसका डिटेल देखिए, समझिए कि उसमें डिटेल क्या दिखा रहा है। और अगर समझ नहीं आता है तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक वीडियो बनाया हूँ, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे किसी बच्चे का अपात्र में नाम आता है, अगर अपात्र में नाम आता है तो उसका सुधार कैसे करते हैं, चलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और अपना फॉर्म आप स्वयं सुधार कर सकते हैं। बस उसमें ध्यान ये दीजिएगा कि आपको स्कैन करके PDF बना करके अपलोड करना है, सिर्फ फ़ोटो खींच करके अपलोड नहीं करना है, नहीं तो पुनः हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। मैं 2 मिनट और आप लोगों को डिटेल बता देता हूं आगे की प्रोसेस के बारे में, कि हम 3 तारीख शाम को 5 बजे तक का अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 7 तारीख को हमारा फिर से पात्र का सूची निकलेगा, एक मेरिट रैंक निकलेगा कि हमारा इतना नंबर ये रैंक आया हुआ है। उसके बाद 8 तारीख को फर्स्ट काउंसलिंग का सीट आवंटन होगा। आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपको ये कृषि महाविद्यालय मिला है, और अगर आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आता है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट नहीं मिला हुआ है, फिर आपको सेकेंड काउंसलिंग के लिए इंतज़ार करना होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि हमारा नाम फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया है, अब हम एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर किसी बच्चे का नाम नहीं आ पाता है, अगर उसका रैंक ज़्यादा हो जाता है
तो वो सेकेंड काउंसलिंग का, थर्ड काउंसलिंग का, उसके बाद मापा काउंसलिंग का इंतज़ार कर सकता है। और सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग, मापा काउंसलिंग, ये सब के बारे में मैं पुराने वीडियो में पूरी विस्तार से जानकारी आप लोगों को दे चुका हूँ। और इसी प्रकार मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो काउंसलिंग चल रहा है, इसकी जानकारी मैं लगातार आप लोगों को दे रहा हूँ और देते रहूँगा। इसलिए मेरे सभी बच्चों से निवेदन है, अगर कोई भी बच्चा अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब करिए। और मैं जितना भी वीडियो डालता हूँ उस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। आपके शेयर करने से हो सकता है बहुत सारे बच्चे ग्रामीण एरिया से आते हैं जिनको काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में नहीं पता चल पाता। वो फर्स्ट काउंसलिंग तो अटेंड करते हैं, लेकिन अगर उसका नाम नहीं आया तो फिर वो सेकेंड काउंसलिंग में मापा काउंसलिंग क्या होता है इसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं ले पाते, उनके तक ये मैसेज पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैं जितने भी वीडियो डालता हूं आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है, आप मेरे सभी वीडियो को पूरी विस्तार से देखिए। मैं बहुत सारे क्लास के बारे में भी, जो पीएटी पढ़ाई आगे आप कॉलेज में जाके पढ़ाई करने वाले हैं, या जो बच्चे 11वीं 12वीं कृषि विषय से पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में भी बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। ये सभी वीडियो को आप पूरी विस्तार से देखिएगा, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब में शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो है पहुँच सके। चलिए तो फिर मैं आगे, अगर किसी बच्चे का अपात्र में नाम आया हुआ है तो अपात्र को हम लोग उसका डिटेल फॉर्म कैसे भर सकते हैं, चलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं। चलिए, अगर हमारा नाम अपात्र सूची में आया हुआ है तो अपात्र सूची को हम लोग सुधार कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले आप लोग को बताया था, फिर से एक वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं। तो सबसे पहले गूगल में ये जो मैं सर्च किया हूँ www.igkvmis.nic.in, ये आप सर्च करिएगा। इसके बाद फिर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर जो खुलेगा उसमें आगे आप जाने के बाद इसमें एडमिशन 2020-21 लिखा है न्यू करके, उसको क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका यूजी, पीजी और पीएचडी का, तो हमें जाना है यूजी ऑनलाइन काउंसलिंग 2020-21 में। और यहाँ जाने के बाद हमें बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और बीएससी हार्टिकल्चर ऑनर्स का देखना है। तो हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हार्टिकल्चर ऑनर्स में जाते हैं। देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिर लॉगिन में आप अपना ये रजिस्ट्रेशन आईडी जैसे कि पहले डला हुआ है उसको मैं डिलीट करके दूसरा आईडी डालता हूँ, आप लोगों को पूरी डिटेल दिखाता हूँ मैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक आप लोगों को कोई पूरा जानकारी बताया होगा कि सुधार कैसे करना है। चलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताता हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप सभी। ये रजिस्ट्रेशन आईडी मैं डाल दिया हूँ। डेट ऑफ बर्थ में ये इनका पासवर्ड हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं। उसके बाद फिर ये जो नंबर दिया रहता है, नंबर डालना रहता है, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले लेता है। ये लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमको जाना है, यहाँ पे दावा पत्ती लिखा है, दावा पत्ती न्यू, इसका लास्ट डेट 3 अक्टूबर है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको क्लिक करना है। और जब ये खुलेगा फिर यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन स्थिति नॉट एलिजिबल, अपात्र, मतलब इस बच्चे का नाम अपात्र में आया हुआ है। और इसका डिटेल भी लिखा है कि इसने क्या गलती किया है। इनकरेक्ट 10+2 मार्कशीट रिमार्क, मार्कशीट सर्टिफिकेट नॉट अटैच, मतलब ये अपना 10वीं और 12वीं का जो इसका रिजल्ट है इन्होंने इसको सबमिट नहीं किया था, तो ये इसका इशू आ गया था। तो चलिए हम लोग इसको फिर से अपलोड करते हैं। और अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, सभी बच्चे देखिएगा अच्छे से। तो फिर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे एडिट डिटेल्स में। उसके पहले दावा पत्ती कैसे करें उसका पूरी जानकारी एक बार पढ़ लीजिए सारे बच्चे अच्छे से कि हमें दावा पत्ती कैसे करना है, क्योंकि हमें लास्ट चांस और मिल रहा है दावा पत्ती करने का। इसके बाद फिर फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलने वाला है वो 7 सितंबर को निकलेगा। सबसे पहले लिखा है आवेदक पत्र के परीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थियों का सत्यापन स्थिति पात्र, एलिजिबल या अपात्र होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्र होने की सभी शर्तों जैसे
आवश्यक दस्तावेज, आयु, छत्तीसगढ़ का मूल निवास, प्राप्तांक आदि पूर्ण नहीं करते वे अपात्र की श्रेणी में आएंगे। मतलब ये सभी दस्तावेज हमें जमा करना कंपलसरी ज़रूरी है। अगर ये हम जमा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा नाम अपात्र में आ जाएगा। सभी अभ्यर्थी की भी दो स्थितियां हो सकती है। पहला, सभी दस्तावेज सही और मान्य हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का जिनका नाम पात्र में आया है उनका सभी दस्तावेज सही हैं और सभी मान्य हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ दस्तावेज मान्य नहीं भी हो सकता है। दूसरी स्थिति का तात्पर्य यह है कि अभ्यर्थी का कोई दस्तावेज जो पात्रता के लिए आवश्यक न हो, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कृषक प्रमाण पत्र आदि में से कोई दस्तावेज मान्य नहीं है। इस दशा में अभ्यर्थी पात्र तो होगा किंतु उसे संबंधित दस्तावेज का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कृषक सर्टिफिकेट में दिक्कत गया है, उसमें क्रीमी लेयर लिखाया हुआ है, या 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं में से कोई भी 2 क्लास जो इनका ग्रामीण स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर पटवारी तहसीलदार का सील और साइन नहीं होगा, तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस आप जो इस श्रेणी में फॉर्म भरे हुए कृषक सर्टिफिकेट वाला श्रेणी में उसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। बाकी आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, सारा फॉर्म सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगा। उदाहरण, यह भी अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का है किंतु उसका जाति प्रमाण पत्र किसी कारण से नहीं बन पाया है, तो वह आय प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाया। ऐसे में अभ्यर्थियों को पिछड़ा वर्ग का कोई लाभ नहीं मिलेगा, वह सामान्य वर्ग से प्राप्त होगा। ये सब सेम प्रोसीजर है। आगे पात्र होने की शर्तें। पात्र किस किस चीज़ के लिए जरूरी है, जैसे 10वीं का अंक सूची हो गया, 12वीं का अंक सूची हो गया, और छत्तीसगढ़ के मूल निवास प्रमाण पत्र में से सभी का सही सत्यापित होना आवश्यक है। मतलब 10वीं 12वीं और छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र ये हमको कंपलसरी अटैचमेंट करना ही है, तभी हमारा पात्र में नाम आएगा। दूसरा, 31 अगस्त 2020 तक अभ्यर्थी को 16 वर्ष पूर्ण कर लिया होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। अगर उम्र 16 साल से आप लोगों का कम होगा तो आप लोग पात्र की श्रेणी में नहीं आएंगे। आप लोगों की जो उम्र है 31 अगस्त 2020 तक का, वो कम से कम 16 वर्ष होना ही चाहिए। वैसे जनरली सारे बच्चों का 16 वर्ष से ऊपर ही रहता है, 16.5 साल, 17, 17.5 साल का। तीसरा पॉइंट, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंकों के साथ एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो सामान्य जाति में आते हैं बच्चे उनका 50%, और जो जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आते हैं उनका कम से कम 12वीं में 40% होना अनिवार्य है, तभी वो पात्र की श्रेणी में आ पाएंगे। और आगे हमें नीचे और एक पॉइंट दिया हुआ है, कृपया ध्यान दे करके केवल उसी जानकारी के लिए दावा आपत्ति किया जा सकता है जिसकी सत्यापित स्थिति इनकरेक्ट है। मतलब जब हम फॉर्म भरेंगे पुनः फॉर्म वहाँ पे अगर जिसमें इनकरेक्ट लिखाएगा सिर्फ उसी को सुधारा जा सकता है, बाकी को हम लोग सुधार नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। फॉर्म कैसे भरना है इसमें जाना है हमें एडिट डिटेल में। ऑलरेडी अप्लाइड दिखा रहा है, अप्लाइड एप्लीकेशन तो हम लोग कर चुके हैं, बस उसमें सुधार करना है। और सुधार करने के बाद फिर आगे जो है हमें जैसे लिखा हुआ है सेलेक्ट, इसमें पहले था सत्यापन स्थिति, यहाँ पे इशू था पहले और वो इशू को अब मैं क्लियर कर दिया हूँ अभी। तो वो कैसे करते हैं वो भी एक बार आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे इनका 10वीं का रिजल्ट है वो इनकरेक्ट था, ये फ़ोटो उन्होंने डाला था वो अपना रिजल्ट का नहीं डाला था, तो उसके लिए हम लोग पहले सत्यापन स्थिति स्टार्ट किए। उसके बाद फिर ये हम लोग सेलेक्ट किए हैं, सेलेक्ट में राइट टिक किए। उसके बाद ये हम लोग दावा आपत्ति हेतु दस्तावेज में गए, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा। अब ये फाइल चूज़ का में हम लोग जा कर के ये फाइल में जाएंगे जहाँ पे हमारा फाइल रखा हुआ है। जैसे ये फाइल इनका रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद ये अपलोड का ऑप्शन आता है, हम लोग यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो ये हमारा 10वीं का फ़ोटो, 10वीं का जो रिजल्ट हम लोग अपलोड नहीं कर पाए थे वो अपलोड हो जाएगा। साथ में हमको अपना दावा आपत्ति जो लिखना है यहाँ पे लिख देंगे, आई पुट द करेक्ट कॉपी ऑफ माई 10th मार्कशीट।
मतलब आप लोग का जिसमें इनकरेक्ट दिखा रहा होगा वहाँ से चूज फाइल में जा करके आप अपना डॉक्यूमेंट को कोशिश करिएगा सारे बच्चे पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करिएगा और एक कंप्यूटर से ही फॉर्म भरिएगा, मोबाइल से फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो हो सकता है गलत हो जाएगा। इसलिए सारे बच्चे पास का चॉइस सेंटर या कोई भी कंप्यूटर शॉप में जा करके फॉर्म भरिएगा और इस प्रकार आप अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप दावा आपत्ति लिखे, यहाँ पे अपना आपत्ति लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इनका सारा चीज़ सुधार चुका हूँ तो ये सब लिख दिया हूँ डिटेल में। उसके बाद फिर सारा जानकारी हमारा द्वारा सही कर दिया गया है। फिर आगे लिखा है कि आप दी गई विषयवार अंकों की जानकारी पर दावापत्ति करना चाहते हैं। अगर विषयवार अगर इसमें कोई जानकारी चेंजेस करना हो तो हाँ करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो हमारा जानकारी पहले से पूर्ण है, हमें कोई अलग से सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जैसे नीचे फिर से हमें सेलेक्ट करके सेम प्रोसीजर को फिर से करना है और यहाँ पे भी सेम अपलोड करना है चूज फाइल में जा कर के। और उसके बाद फिर लास्ट में ऑप्शन आता है सबमिट करने का। फिर उससे पहले डिक्लेरेशन दिया हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है। विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा मांग किए जाने पर तुरंत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करूँगा। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर मुझे अपात्र घोषित करके मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। और फिर हम यहाँ से फॉर्म सबमिट कर देंगे और हमारा जो अपात्र का जो फॉर्म है वो हमारा फिल हो जाएगा 3 तारीख से पहले। उसके बाद फिर 7 तारीख को हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो ये आज आप लोगों को पूरी जानकारी मैं बता दिया हूँ। पात्र की श्रेणी में आप क्या क्या कर सकते हैं, अपात्र की श्रेणी में आप क्या क्या कर सकते हैं। और अगर अभी भी आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत गया होगा, कोई डाउट गया होगा तो आप लोग मेरे से जानकारी ले सकते हैं और नीचे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप लोग कमेंट्स भी कर